सॉल्विंग फिजिक्स प्रॉब्लम्स, यानी कि फिजिक्स में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो देखो, इसके लिए 4 स्टेप्स हैं और वो चारों स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट है। और हम अनजाने में भी ना उन 4 स्टेप्स को हर दिन फॉलो करते हैं, सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं। हम अपने रियल वर्ल्ड में भी कोई भी यदि प्रॉब्लम आता है तो हम उस जो स्टेप्स है उन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं हमेशा। और वो स्टेप्स फिजिक्स में भी, यानी कि साइंस में भी काम आता है, चाहे वो मैथमेटिक्स में भी हो चाहे फिजिक्स में भी हो, क्योंकि फिजिक्स में जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो मैथमेटिक्स ही है ना। तो हम सभी जगह इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर वो 4 स्टेप्स हैं क्या, आगे बताऊंगा। बट पहले मुझे एक बात बताओ, जब भी हम फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिसको हम पहले इमेजिनेट करेंगे, ऐसे वैसे, मतलब दुनिया भर की चीज़ें होती रहती हैं। तो वही कि हमारे पास यदि कोई बड़ा प्रॉब्लम आता है तो हम कहीं पर जाके हम अटक जाते हैं ना। तो देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, हमें लगता है कि हम फिजिक्स को जानते हैं, वो कॉन्सेप्ट यदि हमें हमें पता है। कई सारे स्टूडेंट को, कई सारे लोगों की ये भ्रम रहता है कि हमें वो कॉन्सेप्ट पता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्या, यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, यानी कि यदि आपको वाकई में वो कॉन्सेप्ट पता है, फिजिक्स का वो जो कॉन्सेप्ट है, यदि आपको वाकई में पता है, तो आप उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व भी कर पाएंगे। यदि आप उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट पता है ही नहीं, वरना आप कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे। सो ये सबसे बड़ा हमें भ्रम हो जाता है कि हमें वो कॉन्सेप्ट पता है, क्योंकि अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता है तो आप उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाएंगे ना। हैं? तो ऐसा नहीं देखा जाता है। तो यानी कि आपको ठीक से वो जो प्रॉब्लम है, जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक से नहीं पता, इसका तो यही मतलब हुआ, तभी तो आप वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो चलो अब, अच्छा चलो, इसी से एक चीज़ आती है कि जब भी हम फिजिक्स में कोई भी चीज़ें पढ़ते हैं तो देखो, मैं ना क्या तरीका अपनाता हूँ फिजिक्स पढ़ने का पता है। मैं उसको बार बार पढ़ता हूँ और उसको अपने दिमाग में सिमुलेट क्रिएट करते रहता हूँ, कि मतलब विजुअल्स बनाते रहता हूँ कि आखिर ये चीज़ हुई कैसे। और तब जाके मैं कॉन्सेप्ट्स को देखता हूँ और उसके बाद प्रॉब्लम्स, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ। तब जा कर के वो जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं तब जाके सॉल्व, यानी कि समझ में आ पाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे बोयेंसी जाननी है। यदि मैं इस नदी में एक फुटबॉल फेंक दूं और वहीं पर एक कंकड़ पत्थर, तो कंकड़ पत्थर डूब जाता है लेकिन वो फुटबॉल नहीं डूबता। तो आखिर इसका क्या कारण है? डेंसिटी फुटबॉल का कम है और वो जो कंकड़ पत्थर है वो ज़्यादा है, यानी कि उतना ही एरिया लो फुटबॉल का और क्या बोलते हैं, कंकड़ पत्थर का। तो कंकड़ पत्थर का मास उस एरिया में ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली उस फुटबॉल के उतने एरिया से। यानी कि इतना सा टुकड़ा आप फुटबॉल का लो और इतना सा टुकड़ा कंकड़ पत्थर का लो, तो कंकड़ पत्थर का जो मास है, मतलब हाँ, वो जो मास है उस फुटबॉल के इतने से टुकड़े से ज़्यादा है। और अमेजिंगली वो जो डेंसिटी है ना, यदि पानी का भी इतना सा बूंद लो तो पत्थर, जो कंकड़ पत्थर था, उसका वज़न ज़्यादा है, इसलिए वो पानी में डूब जाता है। और जो लेदर है, यानी कि फुटबॉल है, वो जो है उसका वज़न उस पानी से भी, जो इतना सा बूंद होगा उससे कम है, इसलिए वो ऊपर उठ जाता है। क्योंकि पानी, इसमें बोयेंसी काम आती है। बोयेंसी, जो कि आपको आगे मैं बताऊंगा, बोयेंसी की वजह से वो जो फुटबॉल है वो ऊपर उठा रहता है और जो पत्थर वो डूब जाता है। बोयेंसी पानी में लगने वाले आपस में मॉलिक्यूल्स का वो जो प्रेशर है, उसी की वजह से बोयेंसी क्रिएट होता है। आगे मैं बताऊंगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हम जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं फिजिक्स में तो हम वाकई में करते क्या हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स, यानी कि मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, ठीक, वो जो 4 स्टेप्स हैं। पहला है, हम सबसे पहले वो जो प्रॉब्लम है उसको हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। यानी कि जो पहला स्टेप है वो क्या है? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। हम पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि आखिर वो चीज़ कह क्या रही है, आखिर वहाँ पर हमें करना क्या है। हम वाकई में उस वेरिएबल को खोज रहे होते हैं जिसका हमें पता लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे मान लो ये जो चिड़ियाँ उड़ रही हैं, पक्षी गए ना,
मुझे उसकी वेलोसिटी नापनी है। तो इधर जा रही है नॉर्थ में, ये पता लग गया मुझे, दिशा पता लग गया, क्योंकि मुझे उसकी वेलोसिटी नापनी है। और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें स्पीड और दिशा दोनों रहता है, तो मुझे तो दिशा पता चल गया। अब मुझे डिस्टेंस पता लगाना होगा, और डिस्टेंस पता लगाना होगा और उसके बीच टाइम, यानी कि कितना टाइम में वो जो डिस्टेंस है वो कवर हुआ, इसके हिसाब से मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, जो कि यही रफली होगा। मुझे क्या पता, वो तो नापना पड़ेगा ना। तो यही चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हम करना क्या चाहते हैं, और दूसरा जो स्टेप है उसमें सेटअप करते हैं। क्या? सेटअप द प्रॉब्लम। जो दूसरा स्टेप है सेटअप द प्रॉब्लम, जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि आखिर इसमें कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल होगी, हम कौन कौन से वेरिएबल्स को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तब कहीं हमें जा करके वो सॉल्यूशन मिल पाएगा। तो दूसरा जो स्टेप है वो है सेटअप द प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम को पहले सेटअप करो, इक्वेशन को इस्तेमाल करो, और क्या कर सकते हो वो सारी चीज़ें करो। ठीक, यानी कि ये जो दूसरा स्टेप में है, यानी कि सेटअप द प्रॉब्लम में, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इस प्रॉब्लम को सेट करो, वेरिएबल्स को सेट करो, पता लगाओ कि आखिर वो वेरिएबल कितना है, और इक्वेशन कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल होगी, यानी कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, और कैसे कैसी सारी चीज़ें होंगी, कौन से इक्वेशन, कौन से वेरिएबल्स, ये सारी चीज़ों का हम पहले सेटअप करते हैं पहले। और जो भी ज्योमेट्री वगैरह जो कुछ भी हो, सब उस चीज़ को सेटअप करते हैं। और उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो है एग्जीक्यूट, जिसमें हम वाकई में प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे होते हैं। वही है एग्जीक्यूशन यानी कि रन करना। जैसे हम कंप्यूटर कोडिंग में करते हैं ना, एग्जीक्यूट कमांड्स को, कंप्यूटर में कोई भी चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं, तो वही सबसे पहले हम प्रोग्राम में क्या लिखते हैं, सबसे पहले वही कर रहे होते हैं कोडिंग की लैंग्वेज में। वो जो प्रोग्राम जब हम लिख रहे होते हैं ना, तो हम वही कर रहे होते हैं, क्या? सेटअप। और उसके बाद जब हम रन करते हैं तो ये एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर करते हैं हम यहाँ पर करते क्या हैं, उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं थर्ड स्टेप में। और चौथा में लास्टली इवैल्यूएट करा जाता है, रिजल्ट्स को देखा जाता है, क्या है, कैसे है, क्या करेंगे, इसका अपने हिसाब से जो मन करना है कर लो, इवैल्यूएट, तो वहाँ पर हो जाता है। अब ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करा जाता है ना, उसके बीच एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है आइडियलाइज्ड मॉडल। क्या? हम एक मॉडल बनाते हैं कि आखिर वो चीज़ सॉल्व करेंगे कैसे। मान लो मैं यहाँ से एक पत्थर फेंकता हूँ, पत्थर फेंका मैंने, तो उस पत्थर को जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं, उस पत्थर की वेलोसिटी जो कुछ भी हो, तो हम उसके बस मास को ही कंसीडर करते हैं, उसके शेप को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो शेप अनइवन होता है। मतलब ऐसे कुछ भी, वो जो पत्थर मैंने यहाँ से फेंका वो कैसे भी शेप हो सकता है, तो उस शेप को हम कंसीडर नहीं करते, तो हम उसे एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं। तब कहीं जा कर के हमें वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना आसान हो जाता है, क्योंकि इस नेचर में इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी हैं। अब उन सारे कॉम्प्लेक्सिटी को आप कैसे एक ही बार में सॉल्व करोगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन हम निकालते हैं आइडियलाइज्ड मॉडल बना करके कि उसका जो आंसर है वो इसके करीब होगा। ध्यान रहे, इतना भी ज़्यादा जो चीज़ें हैं, वेरिएबल्स को इतना भी ज़्यादा मत हटा दो कि लास्ट में आंसर ही गलत आ जाए, अलग ही आ जाए। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम पत्थर को यहाँ से गिराएंगे, ठीक, तो हम एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या ही होगा, पत्थर में गिरा रहे हैं तो एयर रेजिस्टेंस उसके लिए ना के बराबर होगा। तो इसके लिए हम एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर सकते हैं और उसके शेप को। लेकिन जब बात आती है पंख को गिराने की, पक्षी के पंख को गिराने की, तो यहाँ पर हमें एयर रेजिस्टेंस को हमें अपने वेरिएबल में लेना पड़ेगा, तभी हम पता लगा पाएंगे कि आखिर वो इतना स्लो कैसे गिरा, क्या कारण था, और उसके एरिया को भी हमें पता लगाना पड़ेगा। तब कहीं जा कर के हमें ये पता लग पाएगा कि हाँ यार, ये वाकई में स्लो कैसे गिरा, जबकि जी की वैल्यू तो सेम है, और हर प्लेनेट पे जो जी है, मतलब कि ये बोल रहा हूँ कि कितनी स्पीड से कोई भी वस्तु गिरेगी,
वो जी पर निर्भर करता है। और सारे ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो छोटा हो यानी कि कम मास का हो, चाहे ज़्यादा मास का हो, वो एक ही स्पीड से धरती पर गिरेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप जब कैलकुलेट कर रहे होंगे पंख की वेलोसिटी, तो आपको एयर रेजिस्टेंस को लेना पड़ेगा। और जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे किसी पत्थर की वेलोसिटी गिराने के टाइम, तो आपको एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि उतना भी प्रभाव डालता है नहीं। तो बस आज इतना ही बताने आया था। आइडियलाइज्ड मॉडल में हम चीज़ों को पार्टिकल भी कंसीडर कर सकते हैं। हम मतलब ऐसा आइडियलाइज्ड मॉडल बनाते हैं इसमें, आइडियलाइज्ड मॉडल में, कि हम कुछ चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं जो उतना ज़्यादा प्रभाव ना डालता हो सिस्टम पे, और इतना भी इग्नोर ना कर दो कि ये पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाए। बस यही है। 10 मिनट बन गया।